हम लोग इसमें करेंगे और शुरू करते हैं मीटिंग को ना। तो जिसे मतलब क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज़ अपना अनम्यूट करके और शुरू करते हैं। चैट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का अभी? यह ठीक चल रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा है एक्चुअली। मैंने सेकंड बैच मेंबर था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वेरी सून क्या हुआ था, वो फोन घूम गया था मेरा, तो अच्छा। टोटल मटेरियल चले गया। अच्छा, तो आपने ये ऑनलाइन वाला ज्वाइन उसके किया? बाद फिर सोच। हाँ, अभी ज्वाइन किया हूँ मैं। ऑनलाइन अच्छा, वाला ज्वाइन किया हूँ अभी। तो उसमें सब कुछ है? कल कल ही ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। ठीक है। तो अभी क्या आपके यहाँ, आप तो तो हैदराबाद से हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हैदराबाद से। जी। या डॉक्टर, इट वाज अ नाइस सेशन बेसिकली। पहला जब ट्रेनिंग तो एकदम अच्छा था, मतलब थोड़े आई मीन हॉनेस्ट प्रेजेंटेशन था। हम्म। इट्स अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम योर साइड। एक तो वो क्या था, वो एक्चुअली कंसेप्शन दैट दो नरेशन दिया गया था वो बहुत अच्छा था, और फीड कैलकुलेशन भी सिंपल एंड इफेक्टिव। बेसिक कैलकुलेशन तो मिल गया था आपसे। तो उससे फायदा और हुआ फिर रेफर आपको? करने के लिए मेरे पास नहीं था, तो आई कुड नॉट सोर्स। हाँ जी, हाँ, फायदा हुआ हुआ है। हुआ है एक्चुअली। क्या बोलते हैं, जनरल मैनेजमेंट में तो फायदा जरूर हुआ है। जी। हाँ जी। मेरा यही मतलब पर्पस भी यही था। और क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग के कोर्सेज ना चलते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, फार्म ट्रेनिंग और सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हम लोग, कोई भी किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता है। किसी के पास कंप्लीट नॉलेज है हाँ ही सर। नहीं, है ना। हम सिर्फ ये कर ट्रू। सकते हैं कि हम अपनी एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, और डे टू डे आती हैं प्रॉब्लम्स, है ना, तो हम उनका यस सर। उन उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करें, हाउ हाउ वी कैन डील विद दोज प्रॉब्लम। तो इसके लिए ये मैंने मतलब डिज़ाइन किया था, बनाया था। उस टाइम तो मैं भी पहली बार ही इस टाइप की ट्रेनिंग कर रहा था। और अभी अभी महसूस कुरैशी जी ज्वाइन हुए हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने इस ट्रेनिंग को, वो पोल्ट्री में करते हैं काफ़ी टाइम से, तो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। फिर मैंने व्हाट्सएप पे तो नहीं रखा इसे, दो ही तीन बैच व्हाट्सएप पे हुए। उसके बाद इसका हम्म। ये ऐप के अंदर इससे मैंने मतलब इंस्टॉल करके कोर्स को, हालांकि उसमें मेहनत काफ़ी लगी, लेकिन अब बहुत लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं इस ऐप में ना। और इसे अब मैंने लाइफ टाइम हाँ भी कर सर, दिया है। बेटर। हाँ, ये लाइफ टाइम है, अब इसमें बार बार इसे खरीदने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सोर्स इट एनी टाइम, एनी डे। यस, इजंट एनी इट डे सर? एनी टाइम आप उसे, लेसन्स। हाँ, नोट कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, जैसे भी अच्छा है। एक क्वेश्चन है, सर, आई वांट टू स्टार्ट ओह, माय फार्म विद ग्रेट। जर्सी काउ इन माय एरिया, 16-17 लीटर पर डे कैपेसिटी की मिल रही है, के है कमर्शियली वायबल होगा? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है 16-17 लीटर काउज, इसका कोई मतलब एज सच होता नहीं है कि वो 16-17 लीटर कौन सी स्टेज में दे रही है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, किस स्टेज में वो इतना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो लैक्टेशन कर्व होता है,
अगर लैक्टेशन कर्व की बात करें तो वो ऐसा रहेगा, और इस टाइप से वो डाउन चला जाता है। तो ये जो टाइम होता है, ये लगभग 2 मंथ के बाद आता है, जब वो पीक प्रोडक्शन पर आती है। तो अगर ये पीक प्रोडक्शन है 16 से 17 लीटर की, जो हमारी गाय है, पीक प्रोडक्शन पर है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब वाइबल आपकी डेयरी हो जाएगी। क्योंकि अगर 16-17 लीटर अगर पीक प्रोडक्शन है, और आप इस कोर्स की तरह उसे मैनेज करते हैं जैसा कि इसमें बताया गया है, तो वो आराम से 30 लीटर्स तक जा सकती है पीक प्रोडक्शन में। और 30 लीटर्स का मतलब ये है कि अगर हम इसकी बात करें, तो वो कम से कम 6,000 लीटर दूध देगी आपको एक लैक्टेशन में, है ना। और अगर 16-17 लीटर की बात कर रहे हैं, तो वो 3,200 लीटर पर ही रह जाएगी। तो 3,200 लीटर दूध बेच के आप उसके साल भर का खर्चा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये देखना है। लेकिन अगर 6,000 लीटर उससे दूध लिया हमने साल भर का, तब तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और जो कि लोग ले भी रहे हैं, अगर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना गाइडलाइंस को, बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड का जो टाइम होता है उसे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें मुझे लगता है कि है। जर्सी में गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग कैसे करिए सर? हाँ, गोट फार्मिंग की भी करेंगे। जर्सी में फर्स्ट लैक्टेशन में अगर पीक प्रोडक्शन 14-15 लीटर हो, तो इज इट कंसीडर गुड और बैड? जर्सी में या किसी भी क्रॉस ब्रेड में जो 14-15 लीटर का पीक प्रोडक्शन है, वो बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है। कोई भी काओ जो है वो, मतलब इंडिया में अगर सड़क चलती हुई गाय भी उठा लें आप, तो उसकी जेनेटिक कैपेसिटी तो उसके अंदर है कि वो आपको कम से कम 25 से 30 लीटर के बीच में दूध दे देगी। तो ये मानिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, लेबर, ये सब चीज़ें तो उतनी ही रहने वाली है ना। तो वो सब हम उससे अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो हमें डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके ओवरहेड्स हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। तो 14-15 लीटर तो नहीं होना चाहिए सर। डेयरी ट्रेनिंग जैसा व्हाट्सएप में हुआ तो गोट फार्मिंग का ये नहीं है। गोट फार्मिंग का जब हम शुरू करेंगे तो बता दिया जाएगा। 25 to 30 लीटर इन फर्स्ट लैक्टेशन इटसेल्फ। देखिए, यही बात हमेशा पूरी ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग में यही बताई गई बात, कि हम लोग ना मतलब जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एक मतलब स्टीरियोटाइप हो जाते हैं थोड़े से, कि 25 से 30 लीटर की जैसे बात आपने की, कि अगर वो 25 से 30 लीटर दूध दे रही है इस टाइम भी, और उसे अभी ब्याए हुए मान लीजिए 3 हफ्ते हुए हैं या 4 हफ्ते हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा चली जाएगी अपने जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से। और किस कंडीशन में, किस एनवायरनमेंट में उसे रखा जा रहा है, गर्मी कितनी है, हरा चारा अवेलेबल है कि नहीं है, या और कंसंट्रेट किस हिसाब से दिया जा रहा है, उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी कितनी है, अरे मिनरल रुको, मिट्टी स्टार्ट बंद कर दो। ना। तो आप लोग ना अपना अनम्यूट करके ना डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, मतलब डिस्कशन भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन भी कर सकते हैं उससे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि सर जैसे कि बेहतर ब्रीड की गायें खरीदने पे हम्म। तो मतलब ना हमेशा ये चिंता लगा हुआ रहता है कि अगर वो बीमारी हो गई, उसको बीमारी से कुछ ग्रसित हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो हम्म। उसको कैसे डील करें सर? मतलब वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एनिमल ना, जो हमारे क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं, जी सर।
वो दो तरीके से बीमार होते हैं। जी मतलब पहली जी बीमारी तो मेटाबॉलिक होती है, मतलब टाइप की। मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि अ, उसे उतना फीड नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जितनी उसे चाहिए। अब मेटाबॉलिक बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए कैल्शियम आप उसे ना दें या कम दें, या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक से जी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा कि एनिमल को मिल्क फीवर हो जाएगा। अब ये जो है ये किसी कमी जी के कारण बीमारी हुई है ना। जब कमी के जी कारण हुई है तो जी सर उसको जब हम कैल्शियम को पूरा कर देंगे तो मिल्क फीवर ठीक हो जाएगा। ये बीमारियां जो जी हैं इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। ये आज के जी पशुओं में ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। दूसरी बीमारी होती है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का क्या जी मतलब है? जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। वो कैसे फैलता है होती है कि जी जैसे मान लीजिए एफएमडी है, वायरल बीमारी है ना, या जी फिर बीक्यू है, ब्लैक वाटर है, या एचएस है। ये सब बीमारियां एक उससे एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलती हैं। इसमें बुखार आएगा, एनिमल को रेस्पिरेटरी साइंस होंगे, उसके दस्त लगेंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग सिम्टम इसमें दिखते हैं। अगर ये जी वाली बीमारी है तब तो आप उसे डॉक्टर से वो करके एंटीबायोटिक और पेन किलर्स और एंटीपायरेटिक फीवर वगैरह के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उससे इसका इलाज कर सकते हैं। और ये मैनेजेबल होती हैं ये कंडीशन जो इन्फेक्शियस होती हैं अधिकतर। जैसे एफएमडी है तो वैक्सीन लगा देंगे आप, है ना। कोई ब्लड जी प्रोटोजोन है जी तो उसके लिए दवाई दे देंगे या दिलवा देंगे, वो सब चेक हो जाता है। असली जो खेल होता है ना वो जी मेटाबॉलिक का होता है। मेटाबॉलिक की बीमारियां ऐसी रहेंगी कि वो सब क्लिनिकल भी होती हैं। वो अंदर अंदर एनिमल को खाती रहेंगी, उसे नुकसान पहुंचाती रहेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सब जी क्लिनिकल जी कीटोसिस है, सब क्लिनिकल मिल्क फीवर है ना। रिटेन रिटेन फीटल मेम्ब्रेन है कि उसने बच्चा देने के बाद उसे गिराया ही नहीं, मतलब अपनी जेर को नहीं गिराया, या टाइम लगा दिया, 2 दिन लग गए, हाँ, 3 दिन लग गए। तो ऐसे में वही आप, आरोपी ना सर हाँ, जो आरओपी होती है जी ना, तो जी उसमें क्या होगा जी कि वो हुआ तो कैल्शियम की कमी की वजह से एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, लेकिन वो इन्फेक्शियस उसमें जी बदल गया, इन्फेक्शन कंडीशन में बदल गया। तो ज्यादातर जो जी प्रॉब्लम्स हैं एनिमल के अंदर वो मेटाबॉलिक हैं। उसके न्यूट्रिशन को ठीक नहीं रखा जाता है, इस वजह से वो जी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हें अगर मैनेज कर लोगे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन को तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इतनी। और कॉन्फिडेंस भी तभी मतलब बन जाएगा, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक बात और पूछना था आपसे कि हम्म। जैसे कि सर अगर आपके पास आपके नहीं जैसे मेरे पास हम्म। अभी जैसे कि मतलब पहली बार अभी कर रहे हैं तो पिछले बार मेरे पास वो 20 लीटर तक प्रोड्यूस करिएगा मतलब कि हम्म। नॉर्मल आपके हम्म। बिना ट्रेनिंग के हम्म। तो तो अगर मान लेते हैं कि सर बेहतर प्रोड्यूस करी और मान लेते हैं कि 25 26 27 28 तक गई ठीक है हम्म। हम्म। तो सर क्या मतलब इसके बाद जो अगर अगला स्टेप 40 प्लस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए देखो, 20 लीटर आपके यहाँ प्रोड्यूस किया उसने, तो जी 32 से 35 लीटर तो मैं कह सकता हूँ वो पहुंच जाएगी, अगर आप प्रॉपर जो बताया गया है ना, खास करके चौथा पांचवा छठा दिन जो है और सातवां दिन है, जी वो ट्रेनिंग का है, वो अगर आपने सही से किया है तो 20 लीटर जी वाली जो नॉर्मल जिसमें कुछ आपने नहीं किया था वो 32 35 लीटर तो जी जा सकती है। अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रॉपर उसे ड्राई पीरियड से ले लेंगे और उसकी बॉडी स्कोरिंग और उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा ना, तो वो जी हो सकता है 35 से 40 के बीच में भी पहुंच जाए। अच्छा, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया है, तो उन्होंने मतलब अचीव किया है। और वो लोग थे जो डेयरी फार्मिंग छोड़ने वाले थे। अच्छा हाँ, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ही बात कह रहा हूँ। सिर्फ एक एनिमल आप रखें व्हाट्सएप पे मेरे साथ, मतलब आए 1 to 1, और जैसा जी मैं बताता जाऊँ उस एनिमल पे आप करते जाएं।
जी क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपने ये सब चीजें सीख ही ली हैं कि बॉडी स्कोरिंग क्या है, और मिल्क जी फीवर क्या है, कैल्शियम कैसे डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी, और वो रखो नेक इरादे वाला जो एक वो है ना, जी 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 सर। वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में बस वही है, सारा खेल ही वही है। तो सर ये हाँ, बोल रहे थे। जी जी एक और क्वेश्चन ले सर, लेते हैं। बात ये एक था। मिनट सर, प्योर हिमाचल में तो नहीं देखी अभी तक मैंने 25 से 30 लीटर जर्सी इन फर्स्ट लैक्टेशन। थर्ड लैक्टेशन में तो देखी है, हाँ, मतलब फर्स्ट लैक्टेशन में तो हीफर ग्रोइंग स्टेज में रहती है अपनी, इतना दूध तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी स्कोर भी कम होती है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, दूसरी तीसरी लैक्टेशन में तो फिर एनिमल 30 लीटर 40 लीटर तक चले जाते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो जर्नलाइज कंसेप्ट है, एक जर्नल कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि इंडिया में जो क्रॉस ब्रीडिंग है ना एनिमल्स के अंदर, वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है कि कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल, वो 25 से 30 लीटर तक दूध दे सकता है। उसका जेनेटिक पोटेंशियल इतना है। आप न्यूट्रिशन उसे इतना कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन जेनेटिकली वो इतना दूध देने लायक है। अब खली को आप कोई खाने को ना दो तो वो भी दुबला पतला हो जाएगा, है ना। तो वो तो, लेकिन उसका जेनेटिक पोटेंशियल है इतना कि वो इतना वेट वगैरह, इतनी हाइट उसने गेन कर ली। तो ये है बेसिकली बताने का जो एक पर्पस है। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे। सर जैसे कि आपका जो कोर्स था, मतलब कोर्स में जो इनरोल हुए थे, हम्म। तो उसमें था क्या कि सर वो जैसे 2 महीना छोड़ा जाता है ना सर, ड्राई किया करा जाता है जानवर को। हम्म। तो सर ऑलरेडी सर मतलब ना, गाय मतलब किसी कारण से, मतलब मेरे पापा भी सर इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो हम्म। थोड़ा उनको कम नॉलेज था। हम्म। तो सर वो ऑलरेडी 10 दिन लेट हो गया सर। अच्छा। मतलब कि 55 दिन के बाद, 55 दिन के आसपास उसको ड्राई पीरियड मिला है सर। मान हाँ। लेते हैं अगर सर कंसेप्शन के डेट से 5 दिन आगे लेके जाएगी तो सर 60 दिन पूरा हो जाएगा सर। लेकिन अच्छा। अगर कंसेप्शन का ही डेट मान के चले तो सर 55 दिन। तो सर वही हम कह रहे थे कि सर सिर्फ ट्रांजिशन के भरोसे सर हो सकता है सर बेहतर प्रोडक्शन आगे। हाँ हाँ, अगर उसकी देखिए बॉडी स्कोरिंग ठीक है ना, ये तो एक हम वो बताते हैं सर कि 60 दिन का एक हमने पीरियड उसे दे दिया, ड्राई पीरियड। जी इसमें होता क्या है, इसे देने के वजह ये होती है कि जो उसका थन होते हैं ना, या ये कहना जी चाहिए उसके अडर्स जो हैं, उनके जी अंदर जो दूध बनाने की मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, जी उन्हें रिवाइव करना होता है। वो जी रिवाइटलाइज करती हैं, वो नई बनती हैं। अगर जी पुरानी ही रहेंगी तो पुरानी सेल्स इतना दूध नहीं दे पाएंगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अडर की सेल्स को जो दूध बनाती हैं उन्हें बिल्कुल खत्म जी कर दें, मतलब उन्हें जी बिल्कुल खत्म कर दें वहां पर, और नई सेल्स को फिर जी उनकी जगह आने की, मतलब जगह दें, फिर वहां पे नई सेल्स आए। जी तो ये वजह होती है जी ड्राई करने की। एनिमल अगर अच्छा कंटिन्यूअसली दूध में है या उसे इतना टाइम नहीं मिला है तो ये माना जी जाता है कि जो 2 महीने होते हैं या 60 दिन का पीरियड होता है, ये काफी रहता है उसे, मतलब एक तरीके से रिन्यू करने के लिए अडर को। अगर जी ये रिन्यू हो जी जाता है तो उसमें 55 दिन हो जाए 65 दिन हो जाए वो तो एक इतना मैटर नहीं करता। तो दो यहाँ पे बातें हो गई, एक तो सेल्स रिन्यू हो जाएंगी इतने टाइम में, जी और एक एनिमल इतनी बॉडी स्कोर अपनी कर लेगा कि वो फिर अपनी बॉडी को का वेट मोबिलाइज कर सके जी एट द टाइम ऑफ, मतलब जब उसे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वेट को मोबिलाइज करेगा, उससे दूध बनाएगा, जी है ना। और सेल रिन्यू होंगी जी तो यहाँ दूध बनेगा कहाँ सर। पे, इन सेल्स से बनेगा। जी 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 ये जी वजह सर। होती है ड्राई की। सर जी 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 हम्म। सर। और सर अगर जैसे मेरी गाय का वो जो सर आपका पहले भी सर एक यूट्यूब पे जो सर आपका वीडियो था बॉडी हम्म। स्कोरिंग का सर, हम्म।
हाँ सर हाँ शायद 1 साल या 6 महीना पुराना होगा। हाँ, काफी पुराना। तो सर उसी से बॉडी स्कोर कर रहे थे। तो सर आज के अभी के टाइम पे सर वो बॉडी स्कोर सर शायद 2.75 से 3 के आसपास है। तो सर ये तो सही नहीं है ना। उसका ना, क्या कहते हैं, हाइट हेलो। वगैरह भी। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी। हाँ, मैं जी ये कह सर, रहा जी हूँ कि सर। उसकी जो हाइट है ना, जी सर। आ, उसको और वेट को भी एक बार जी। मेजर करना। क्योंकि बॉडी स्कोरिंग इस तरीके से, या तो जी बहुत सर। ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसे करने के लिए, तो एक बार वेट को देखना कि वेट कितना है अच्छा। उसका, और कितनी पसलियां दिख रही हैं। जी अगर 3 पसलियां तक दिख रही हैं सिर्फ, मतलब विजिबल, अगर आप 10 कदम दूर जी खड़े रहते हैं और आपको 3 पसलियां एनिमल की दिखती हैं, जी। तो एनिमल सही बॉडी जी। स्कोरिंग में है। और अगर वो 2 पसलियां होती हैं, ओ। मतलब 2 पसलियां दिख रही हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। वो 2 पसलियां ही दिखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ काविंग। जी पीछे वाली जो होती है ना, तो वो सही तरीका रहता है। और जी। उसका जी इंच इंच टेप लेके, जो वो आता है, उससे आप वो भी कर लें। क्या कहते हैं, जी। वेट भी एक बार मेजर कर लें। एक क्वेश्चन जी। है कि सर, एक सर, क्या बफेलो में भी ट्रांजिशन का सेम रहेगा? बफेलो में भी ट्रांजिशन का सेम रहेगा, वैसा ही रखेंगे ना जैसा ये इसके लिए रखते हैं, हमारी एचएफ काऊ के लिए। तो बहुत बढ़िया मतलब प्रोड्यूस करेगी हमारा एनिमल। क्योंकि ये भी मेरा ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मलकीत सिंह जी जो हैं, उनका बफेलो फार्म है यहाँ पर हरियाणा में ही। क्या है, मैं उसका नाम भूल गया। वहाँ पे हम गए भी थे, वीडियोस भी देखी होंगी आपने। तो उन्होंने इसे अप्लाई किया था, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन वाला जो प्रोटोकॉल है, माइफेक्स वगैरह लगा के। लेकिन वो तभी लगाना है जब बच्चा वो ब्याह रही हो। अगर आप ये सोचें कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद माइफेक्स कुछ काम करेगा, तो 2-3 दिन बाद वो कुछ नहीं करेगा। और बेटर ये है कि एनिमल को ना जो कैल्शियम वाला एक वो फॉर्मूला बताया था प्रोपियोनेट वगैरह का, वो पिलाएं। मतलब वो माइफेक्स से भी ज्यादा काम करता है। पहले तो मुझे भी यही लगता था कि माइफेक्स ज्यादा मतलब कारगर है। लेकिन माइफेक्स तो अपनी जगह ठीक है, वो आपने ब्लड में लगा दिया। लेकिन जो उसका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह से जो डिहाइड्रेशन दूर होता है, वो 40 लीटर पानी पिला के, वो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो वो आप करिए। मतलब ड्राई जब हो जाए तो एनिमल का वेट वगैरह सही रखिए, और उसके बाद उसमें मतलब वो कैल्शियम वाली प्रोटोकॉल चलाइए। डीएनएस वीएनएस लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, माइफेक्स लगाइए। और फिर एनिमल को भरपूर दाना दीजिए, फीड बना के प्रॉपर उसे खिलाइए, बफर वगैरह डाल के जैसा बताया है। तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। आपकी बुक कब मिलेगी? बुक इस पे ऐप पे ही मैं बहुत जल्दी करूँगा इसका। उसे ऐप के लिए थोड़ा सा एडिटिंग चल रही है, और भी कुछ किताबें हैं वो भी उसमें हम डालेंगे। सर, वीक कॉमन कंसेप्ट है एक कॉमन की ड्राई पीरियड में काऊ का बॉडी स्कोर ज़्यादा चेंज नहीं करवाना होता। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये सही है? हाँ, ज़्यादा चेंज नहीं करवाते हैं, क्योंकि चेंज कराएंगे ना अगर, तो ड्राई पीरियड में वेट बहुत मतलब एनिमल गेन कर लेता है। तो उससे फिर कीटोसिस, फिर फैट बेसिकली बढ़ेगा। तो फिर कीटोसिस की प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। अगर कीटोसिस दिखे भी नहीं तो सब क्लिनिकल कीटोसिस हो सकती है, मतलब बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। प्लस सर, काउ ड्राइंग के लिए पूरा प्रोसेस कैसा होना चाहिए? मिल्क कितना नीचे लाना चाहिए बिफोर कंप्लीटली स्टॉपिंग मिल्किंग? प्लस ड्राई काउ थेरेपी करनी चाहिए? ड्राई काउ थेरेपी तो बिल्कुल हमेशा करनी चाहिए, मतलब चाहे उसमें मेस्टाइटिस आई हो या ना आई हो। क्योंकि अगर मेस्टाइटिस आ गई है, उसका कोई भी लक्षण आ जाता है, तो ये मानिए कि 40% दूध खा जाती है मेस्टाइटिस। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेस्टाइटिस है या नहीं है। लेकिन ड्राई काउ थेरेपी में रिसर्चेज वगैरह में और बार बार जो मेटा एनालिसिस हैं उसमें ये देखा गया है कि ड्राई काउ थेरेपी एनिमल के प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा देती है। और ड्राई काउ थेरेपी और कितना नीचे लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड में है
शायद 8वें दिन या 9वें दिन के जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं उसमें, तो वो दोबारा देख लीजिए आप। और अब ये कोर्स ना लाइफ सर एक टाइम कर, क्वेश्चन। हाँ लाइफ टाइम कर दिया गया है। जी बताइए। सर जी वो मैं कह रहा था, हम्म। सर जी वो पशु को प्रोपोनिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड चाहिए था एनर्जी के लिए, हाँ तो सर हम डीएनएस क्यों लगाए? डीएनएस का क्या काम है? हाँ, डीएनएस क्या इसका एनर्जी का फुलफिल करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ना एक जो बात है वो ये है कि जो हमारा प्रोपियोनेट, अब म्यूट कर दीजिए आप, डिस्टर्ब हो रहा है। जो प्रो, जो प्रोपियोनेट होता है ना वो, हाँ जो प्रोपियोनेट होता है या एसीटेट होता है या वॉलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं। अगर वॉलेटाइल फैटी एसिड तीन तरीके के होते हैं जैसा बताया था, एक एसिटिक एसिड, एक प्रोपियोनिक एसिड, और एक ब्यूटायरिक एसिड। तो ये जो प्रोपियोनिक एसिड होता है ये जाके ग्लूकोज बनाता है, लीवर के अंदर जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज की ही बॉडी को जरूरत रहती है। ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर ग्लूकोज ही यूटिलाइज होता है एज ए एनर्जी सोर्स। एसिटिक एसिड जो है ये भी एसिटाइल को एंजाइम में बना लेता है और ये भी एनर्जी सोर्स की तरह यूज होता है, लेकिन इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज के अंदर ही होती है, जो कि गाय के अंदर, काउज या कहिए रुमिनेंट्स के अंदर प्रोपियोनेट से बनता है, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनेट से बनता है। तो डीएनएस क्या है? यह है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का ग्लूकोज का टेक्निकल नाम डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज एक ही चीज है। तो हम इस वजह से ग्लूकोज डायरेक्टली एनिमल को चढ़ा देते हैं ताकि उसे एक रेडीमेड सोर्स मिल जाए एनर्जी का। तो ये वजह है इसका देने की। व्हाट्सएप सर से सर पर सुन क्या? रहे हैं सर? जी 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 बताइए। सर एक सर कह रहा था, मतलब जान हाँ पहचान का, हाँ हाँ। कह रहा था सर डीएनएस लगाने से एनिमल का जो अंदर जो पोटेशियम होता है उसका शिफ्टिंग हो जाता है, और वो फिर डाउनर हो जाता है, उसका खाना पीना और बंद हो जाता है। मेरे को ऐसा बोल रहा था, मैंने कंफ्यूज हो गया कि मतलब सर बोल देखिए रहा था एनी, डीएनएस लगाने नहीं को, नहीं, लेकिन हमारा जो, इसने हम बोला कि इतना डीएनएस लगा ही नहीं रहे हैं, और पोटेशियम जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है अंदर। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, अच्छा ये तो सीधा अच्छा जाएगा। जब बॉडी के अंदर जाता है तो तुरंत इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, जब इंसुलिन का सिक्रीशन होता है तो वो बॉडी के अच्छा और मेटाबॉलिज्म को और उसे भी वो करती है, क्योंकि उस टाइम ना जब देखो, जैसे जैसे आपका एनिमल उसमें जाएगा, मान लीजिए काविंग की तरफ पहुंचेगा, तो काविंग की तरफ जैसे जैसे पहुंचेगा तो वहां पर उसके अंदर वो खाना पीना छोड़ देगा। मतलब जब 3-4 दिन रह जाते हैं, हफ्ता भर रह जाता है, तो एनिमल, मतलब ये लगाइए 20% भी नहीं खाता है जितना उसे खाना चाहिए, है ना, बिल्कुल खाना छोड़ देता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। अब कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, और रिसर्च क्या है, वो कई सारी रिसर्चों को पढ़ के वो लिखा गया था पेपर, कि प्रोलैप्स के जो केसेस आते हैं ना, बेसिकली वो क्यों आते हैं। प्रोलैप्स एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि आने वाले उसमें बढ़ रही है, आजकल बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे प्रोडक्शन और ये सब चीजें बढ़ रही हैं, जेनेटिकली ज्यादा जेनेटिक्स के उसके एनिमल्स आ रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं कितनी। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट एनिमल की पूरी नहीं हो रही हैं, तो उन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ रहा है, देना पड़ता है। तो वो जो मसल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ काविंग, जिनके अंदर, जिसे हम कहते हैं कि ये यूट्रस है एक तरीके का, तो ये बहुत ज्यादा शिथिल हो जाती हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी, इनकी संकुचन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है एनर्जी, कैल्शियम के डिप्लीशन की वजह से, उसकी कमी की वजह से। तो ये क्या करती हैं कि होना क्या चाहिए कि यूट्राइन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो,
और वो कॉन्ट्रैक्ट होके बच्चे को बाहर की तरफ पुश करे और वो बच्चा बाहर आ जाए। लेकिन जब ये ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि उसके पास मतलब वो एनर्जी नहीं है, उतना कैल्शियम नहीं बचा उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, तो क्या होता है कि वो ना बच्चा बाहर आ पाता है और वो उसकी कैनाल में फंस जाता है। ठीक है, जो बर्थ कैनाल होगी उससे होता है डिस्टोकिया। जब डिस्टोकिया रहता है तो कई मतलब या तो सिजेरियन किया जाएगा या फिर मतलब और उसे वो किए जाते हैं, तो उस टाइम एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप इनके प्रिवेंशन में एनिमल को थोड़ी बहुत एनर्जी दे देंगे, 2-3 लीटर डीएनएस लगा देंगे। 3 लीटर डीएनएस में कितना ग्लूकोज होगा, मतलब 5% होता है ना, तो 50-150 ग्राम ग्लूकोज एनिमल की रिक्वायरमेंट रहती है, 1.5-1.5 किलो की ग्लूकोज की। तो 150 ग्राम अगर ग्लूकोज आपने उसे बाहर से दे भी दिया तो उसका क्या उसमें होने वाला है, लेकिन उसे एक सपोर्ट मिल जाती है। सर डीएनएस जब हम यूज करेंगे तो कौन सी हम्म परसेंटेज में यूज करेंगे, 5% करेंगे या 20% करेंगे सर, कौन सी सही रहेगा? 5% यूज कीजिए, ठीक है, इससे अच्छा ज्यादा अच्छा। हमें मतलब देने की जरूरत नहीं है। और ये भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको ये देना ही है। अगर आपका एनिमल अच्छा अच्छा खा रहा था ट्रांजिशन में और लास्ट टाइम तक भी खाता रहा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि सर। नहीं अब ये नहीं कर पा रहा है मैनेज, तब आपको उसे मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और डीएनएस सस्ती और अच्छी सोर्स है। सर एनर्जी सोर्स जो ओरेली आता है, क्या वो काम करता है? वो ओरेली जो एनर्जी सोर्स आता वो है, फिर ग्लूका बूस्ट। वो फिर प्रोपियोनेट बनेगा, लीवर को फिर उसे ग्लूकोज अच्छा बनाना अच्छा। पड़ेगा। कुछ भी अच्छा अगर आप अच्छा। देंगे वो जाएगा तो उसकी फॉर्म में ही ना, ग्लूकोज फिर टूटेगा, फिर हाँ अंदर हाँ। ग्लूकोज बनेगा। दे सकते हैं, वो भी देते ही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर ड्राई मैटर इनटेक कैसे कैलकुलेट करें, ये सब बताया हुआ है मतलब ट्रेनिंग में। ये कैसे पता करें कि पर्टिकुलर काउ की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट नीड कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 6 या 7 वीडियो हैं इस पूरे के ऊपर कि ड्राई मैटर होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है। और काउ की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का भी एक टेबल मैंने वीडियो में दिया हुआ है, मुझे वीडियो का नंबर तो नहीं याद, लेकिन 5th या 6th डे पर इस चीज़ को बताया गया है। और प्रोडक्शन के हिसाब से भी कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रेनिंग में पूरा है, आप दोबारा इसे देखिए। सर ट्रांजिशन पीरियड में विटामिन ई सेलेनियम कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई और सेलेनियम देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि ट्रांजिशन पीरियड में हमने एक चीज बताई थी आपको कि र्यूमन, उसके बाद नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, उसके बाद कैल्शियम, और लास्ट का बताया था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है लास्ट के टाइम में, है ना। तो जब इम्यूनिटी ना मतलब डाउन हो जाती है, तो उसे हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं इम्यूनिटी को। तो एक सबसे आसान और सस्ता तरीका जो होता है वो विटामिन ई और सेलेनियम का होता है। वो जैसे ही हम देते हैं तो जो इम्यून सेल्स होती हैं, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल, जो बैक्टीरिया को खाती हैं और उन्हें खत्म करती हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो जब उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस या और कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, दस्त लगना, ये सब चीज़ें फिर उनका वो कम आता है। तो इस वजह से विटामिन ई और सेलेनियम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ट्रांजिशन पीरियड में। और ये ना, इसके आरओआई बहुत है, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों का, वो बहुत एक्सटेंसिव है। क्योंकि विटामिन ई सेलेनियम कितना कितने का आएगा, 800 रुपये का मिलेगा आपको 1 किलो लगभग। और आपको देना कितना है, मात्र 30-40-50 ग्राम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेट्राइटिस या मेस्टाइटिस हो जाती है और आपको इंजेक्ट करना पड़ जाती है एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए, तो वो तो एक आता ही 600 रुपये का है। अगर इंटरसेफ वगैरह आप लेंगे तो 6 पंजे 30, 3 हज़ार रुपये तो वही लग जाएंगे आपको। और ये उसे प्रिवेंट कर लेगा, जो विटामिन ई सेलेनियम है। दैट इज वेरी नाइस दैट यू हैव मेड लाइफ टाइम। हाँ, ये लाइफ टाइम हो गया है कोर्स। अब आप इसमें जुड़े हुए हैं और बस अब कभी भी देख सकते हैं, जो नोट्स वगैरह हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नोट्स आपको प्रिंट आउट के उसमें चाहिए तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो
PDF फाइल भेज सकता हूँ जिससे आप अपने आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसके। हाँ, HF एंड वर्सेस जनफरी सर, जर्सी, HF वर्सेस जर्सी सर, कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा रखें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो जर्सी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लें कौन से एनिमल सस्ते हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो जर्सी को भी रख सकते हैं और दोनों से भी मिला के भी शुरू कर सकते हैं। मतलब जर्सी भी और HF भी, आधे जर्सी रख लीजिए आधे HF रख लीजिए। जर्सी का दूध गाढ़ा होगा, आपको रेट अच्छे मिलेंगे। HF का वॉल्यूम ज़्यादा होगा दूध का, तो दोनों को मिला के भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। क्रोमियम एंड मिथ्योनिन ट्रांजिशन पीरियड में कितना इम्पोर्टेंट है? क्रोमियम तो देखिए अपने आप में एक नया मिनरल है, और उसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। क्रोमियम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और इस टाइम पे हमें क्या प्रॉब्लम आती है? अगर हम देखें तो हमें प्रॉब्लम यही तो आती है कि एनिमल के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, उसके अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं बन पा रही है। अगर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब एनिमल की नेगेटिव एनर्जी में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है क्रोमियम बहुत अच्छा काम करता है अगर क्रोमियम है। और इसी वजह से ये रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, बॉडी को ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ये, है ना। तो ये है। और दूसरा क्या है क्वेश्चन? सर हाउ टू फीड यूरिया? यूरिया खिलाने की जो तरीका है वो बताया, ये कोई मतलब इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है पहले ही, अगर आप देखेंगे। लेकिन तरीका ये है, आप ना क्वेश्चन पूछ के ना म्यूट कर लें अपना, वरना डिस्टर्ब होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। तो यूरिया खिलाने का ये थंब रूल आप देख लें कि एक तो जो टोटल ड्राई मैटर इनटेक है उसका 3% से ज़्यादा हमें नहीं खिलाना है। अगर एनिमल 100 किलो फीड खा रहा है तो 3 kg तक यूरिया वो खा सकता है। लेकिन ये है थ्योरेटिकल बात, इतना ना दें क्योंकि आपको पता नहीं है कि उतना कार्बोहाइड्रेट एनिमल डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सही है। अब आपको क्या करना है कि एनिमल का वेट है जैसे 400 किलो, तो वो फीड खाता है 15 किलो, तो 15 किलो का आप 0.5% यूरिया दे सकते हैं। 15 किलो का 0.5% कितना होगा? ये होगा लगभग 15 1.5 किलो, 150 ग्राम, 75 ग्राम यूरिया आप एक एनिमल को सेफली फीड करा सकते हैं। प्लस जब यूरिया 75 ग्राम लेंगे तो कम से कम 700 ग्राम इसके साथ गुड़ देना आपको चाहिए, या मक्का दली हुई, गेहूं, कुछ भी, मोलेसिस, चीनी, कुछ भी दें। सही है। और एक जो नॉर्मल मिनरल मिक्सचर आते हैं ना, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, चिलेटेड नहीं होते, वो यूरिया के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर सल्फेट्स होते हैं, और सल्फेट्स यूरिया की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा बस, कि अगर बाहर का फीड है और लो क्वालिटी का है या ऐसे ही किसी कंपनी का है, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत यूरिया डालते हैं अपने फीड में। तो इस बात को ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि ओवर फीडिंग हो जाए। 6 महीने से कम के एनिमल्स को ना दें यूरिया। सर ड्राई काउ थेरेपी में कौन सा टीट सीलेंट बेस्ट है जो इंडिया में अवेलेबल है, प्लस कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें फर्स्ट मिल्क डिस्कार्ड नहीं होता? अगर मिल्क डिस्कार्ड करेंगे तो काफ को कोलेस्ट्रम कैसे देंगे?
टीट सीलेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मतलब मिसकंसेप्शंस में चला जाता है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि टीट सीलेंट पॉलीमर्स होते हैं, जैसे फेविकॉल होता है ना, टीट सीलेंट बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। आपके हाथ पे कभी फेविकॉल चिपका है, तो वो फेविकॉल जैसे चिपक जाता है हाथ के ऊपर, और एक रबड़ जैसा वो बना लेता है, मतलब एलिमेंट, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है जैसे रबड़। तो वो जो टीट सीलेंट्स होते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीमराइज होने का मतलब वो पॉलीमराइज होके एक वो बना लेते हैं, मतलब इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट का मतलब ये है कि इनर्ट होके वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और जब एनी उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, तो प्रेशर जब बढ़ता है और आप दूध को पहला वो निकालते हैं, तो पहली धार के साथ ही वो निकल जाता है। आपको डिस्कार्ड करने की दूध को कोई ज़रूरत नहीं है। और जब दूध को आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, तो आपका कोलेस्ट्रम वगैरह या जो भी कुछ है वो तुरंत मतलब वो हो जाता है, मतलब पीने लायक रहता है। और आपको कोई अलग से उसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं या फिर आ, मतलब उससे परेशान हो रहे हैं। वो हर तरीके से वो है। और अगर वो किसी के पेट में चला भी जाता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होनी है, नहीं होती है। ये अलग अलग तरह, इंडिया में तो कोई कंपनी ऐसी है नहीं, जिसे मैं नहीं जानता कि कोई ये बनाती है। लेकिन ये जो बाहर की हैं, अल्फा लवाल, डी लवाल वगैरह, जो ये मिल्क लाइनर्स बनाते हैं, इनके आते हैं टीट सीलेंट्स, वही आप यूज कर सकते हैं। वरना सिंपल, क्योंकि है क्या ना, टीट सीलेंट करने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एनिमल को जब हमने ड्राई किया, तो ड्राई करते समय हमें एक वो नजर आ, मतलब जो टीट स्फिंक्टर्स होते हैं, वो थोड़े से कुछ समय के लिए ढीले हो जाते हैं। तो उसके लिए उस दौरान हम क्या करते हैं, इसकी ड्राई काउ थेरेपी करते हैं। ड्राई काउ थेरेपी में हमने एंटीबायोटिक डाल दी अंदर, और बाहर से सीलेंट लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि 3 महीने, अगर वो एनिमल ब्याह नहीं रहा है तो 3 महीने ही सीलेंट लगा रहे। जो स्फिंक्टर होता है ना, उसके अंदर ड्राई करने के बाद केराटिन की एक लेयर बन जाती है। ये नेचुरल है, हर गाय के अंदर बनती है। तो जब वो लेयर बनती है ना, तो उस लेयर को हम मतलब वो नेचुरल सीलेंट का काम करती है। मतलब नेचुरल सीलेंट का मतलब ये होता है कि वहां पे बन गई। अब बाहर का सीलेंट है या नहीं है, बस वो उतने टाइम के लिए जरूरी होता है कि जितने टाइम में गाय के अंदर का दूध सारा सूख जाए, और यहाँ से कोई चीज इतने टाइम में अंदर ना जाए। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फेविकॉल वगैरह भी यूज कर सकते हो, अगर सीलेंट नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, आप लोग म्यूट कर दीजिए अपना। हेलो। हाँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे काविंग होती है, काविंग के तुरंत बाद पशु को या गाय को क्या खिलाना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे ही काविंग होती है ना, सबसे पहले हमें काविंग के बाद उसके कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए। चाहे उसने काविंग बहुत अच्छे तरीके से की हो, या फिर उसकी काविंग में प्रॉब्लम आई हो। तो कैल्शियम के लिए जो भी आपके पास कैल्शियम की सोर्स है, लिक्विड कैल्शियम है, कैल्शियम जेल है, कैल्शियम प्रोपियोनेट है। कैल्शियम प्रोपियोनेट सबसे अच्छा रहता है, मतलब देना, क्योंकि इससे कैल्शियम भी मिल जाता है, एनर्जी भी मिल जाती है। तो वो आप दे सकते हैं। साथ साथ बफर्स देने चाहिए। बफर्स जैसे सोडा या एमजीओ वगैरह जो आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनिमल के अंदर जो र्यूमन एक तरीके से स्टेसिस हो गई होती है उसकी, वो रुक रुक गया होता है ना खाने की वजह से। पिछले हफ्ते जब काविंग होने वाली थी, जिसकी वजह से वो रुक जाता है,
तो वो उस र्यूमन को थोड़ा सा चला देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और कैल्शियम और प्रोपियोनेट भी जाके र्यूमन को एक किक स्टार्ट देते हैं मतलब, और उसके बाद एनिमल दाना चारा खाने लगता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसे मतलब अभी फीड ना करें। होता है कई बार कि पहले बच्चा का इसका कोलेस्ट्रम निकाल लो, इसे दूध पिला दो। अगर एनिमल बछड़ा निकलते निकलते भी खाने की कोशिश कर रहा है कुछ, तब भी उसे हमें रोकना नहीं चाहिए, कंसंट्रेट शुरू कर देना चाहिए। और जैसे ही काविंग के साइंस दिखें, अगर आप ट्रांजिशन फीड दे रहे हो तो वो उसी समय बंद कर दो। ट्रांजिशन फीड उसी समय बंद कर देना है, और लैक्टेशन फीड तैयार रखना है, चाहे बाहर से खरीदा हुआ हो या आपका अपना बनाया हुआ हो। तो बस यही चीजें होती हैं। हरा चारा मिल जाए तो ठीक है, वरना जो भूसा वूसा होता है वो भिगो के। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप दें वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, तो भीगा हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। और कोशिश ये करें कि जो पहले दे रहे थे, काविंग से पहले जो दिया जा रहा था वही चीज दी जाए, तो एनिमल उसे खाने में नखरे नहीं करेगा, क्योंकि उसका टेस्ट और वो सब बना हुआ रहता है। सर ट्रांजिशन पीरियड में विटामिन D3 का क्या रोल है? हाँ, विटामिन D3 जो है ट्रांजिशन पीरियड में, वो एक हार्मोन की तरह काम करता है। और इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन D3 एक चैनल बनाता है मतलब, और उस चैनल का जो प्रोटीन होता है वो कैल्मोडुलिन होता है, उसका नाम कैल्मोडुलिन होता है। और वो कैल्मोडुलिन कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेकर जाता है। तो वो जितना ज्यादा होगा कैल्मोडुलिन, उतना ज्यादा कैल्शियम बॉडी के अंदर जा पाएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि किडनी से कैल्शियम जो वेस्ट होके बाहर निकलता है उसे भी बचाता है विटामिन D3। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ही होती है, तो जाहिर सी बात है विटामिन D3 का सर काफी अच्छा रोल है। जी। सर सर ये पूछना चाह रहे थे कि सर आप कभी प्रोपिनेट बोलते हैं, कभी सर कैल्शियम प्रोपिनेट बोलते हैं, तो सर दोनों अलग है या दोनों एक ही सेम है? चीज है दोनों। तो सर मतलब कि ट्रांजिशन में कैल्शियम प्रोपिनेट दे सकते हैं? ट्रांजिशन में कैल्शियम प्रोपिनेट नहीं देना है, मतलब अवॉइड करना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काविंग दे सकते हो और उसके बाद। नहीं तो आप मतलब जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताए थे ना, जैसे सर कि रूमेन को अडॉप्ट करने के मतलब रूमेन को रेडी आप करने के लिए तेज सर बोलिए, अब आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। कि जैसे कि रूमेन को मतलब कि फीडिंग कराने के लिए रेडी करने के लिए हम्म। जो सर आप मतलब रखो नहीं किरादे वाले जो आप हम्म। सर वो बोले थे सर, हाँ हाँ। तो सर उसमें जैसे कि आप वो पहले बोले कि सर बीटा ग्लूकोन से सब यूज करना पड़ता है रूमेन के लिए। हम्म। फिर सर आप फिर उसके बाद आप वो एनर्जी के लिए सर नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए सर पॉपिनेट बोल रहे थे। तो सर हाँ, वही हम सोचे कि सर ये ट्रांजिशन पीरियड में तो फिर आप कैल्शियम प्रोपिनेट बोले तो वही हम सोचे कि सर प्रोपिनेट देखो अगर देना ऐसा है। है कि हम कैल्शियम को अवॉइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जी ठीक है, या डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जी इसकी फॉर्म में कैल्शियम को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, प्रोपियोनेट हम इससे इतना नहीं देंगे कि 2 किलो 3 किलो दे रहे हैं। एक एनिमल को 50 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट दिया जाएगा। तो अगर जी ट्रांजिशन फीड हमने खुद बनाया हुआ है और उसमें हम प्रॉपर क्लोराइड को मेंटेन कर रहे हैं, क्लोराइड के सोर्स को, तो कैल्शियम प्रोपियोनेट देने में भी ट्रांजिशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर बस एक एक क्वेश्चन और था सर हम्म। कि सर जैसे कि कोई भी मतलब वो जो आप सर वो पसली गिनने वाला जो आप बोले थे सर हम्म। हम्म। वो बीसीएस चेक करने के लिए, हम्म। तो सर एक बार सर उसको थोड़ा और थोड़ा सा सर बता सकते हैं क्लियरली, थोड़ा हम नहीं देखो समझ पाए थे। एनिमल के जो रिब्स होते हैं ना लास्ट वाले, जी उन्हें देखना चाहिए कि वो कितने दिख रहे हैं। कई एनिमल के ऐसे होते हैं कि पूरी पसलियां दिख रही होती हैं, कुछ एनिमल के होते जी हैं कि एक भी नहीं दिख रहा होता है ना। तो जी जिन एनिमल्स जी में एट द टाइम ऑफ काविंग 2 या जी 3 रिब्स दिख रहे होते हैं,
या जब वो बच्चा जी देने वाली हो 1 महीना पहले, दो ही रिब्स जी दिख रहे हैं या एक ही रिब्स दिख रहा है, तो वो एनिमल ठीक रहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही क्रूड तरीका है। होना तो यही चाहिए कि आप प्रॉपर बॉडी स्कोरिंग करना सीख लें, जी और आपको एनिमल का वेट पता रहे कि जी एनिमल के ऊपर ज्यादा फैट तो नहीं है। अगर फैट जी है एनिमल के ऊपर, तो जी आपको प्रॉब्लम आने वाली है कीटोसिस की फॉर्म में। जी जी चाहे वो सब क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल का मतलब है कि जो दिखेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर एनिमल को, प्रोडक्शन को खराब करेगा, या फिर क्लिनिकल है जिसमें एनिमल बैठ ही जाता है, डाउनर काव में जी। चला जाता है वो, है ना। तो सर अगर किसी के ऊपर ज्यादा फैट है तो सर उसको कीटोसिस से कैसे बचा सकते हैं सर? वो मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, इसमें कोर्स में है, जी डीएनएस वाले उसमें है, उसे दोबारा देखना। जी सर ठीक है। अ, ट्रांजिशन सर पीरियड में सर जी बायो। वो कोलोस्ट्रम जी जी बताइए। सर जी वो कोलोस्ट्रम का क्या मतलब, वो रखने के लिए -18 डिग्री जरूरी है या नॉर्मल हाँ फ्रिज? नहीं नहीं, आपने शायद नॉर्मल ना बोला फ्रीज, था। नॉर्मल फ्रीज में नहीं, -18 डिग्री पे रखो, उसे फ्रीज कर दो। आइस ट्रे जो आती है ना, आइस ट्रे, हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर उसे जमा लो, और वो सर फ्यूज। नॉर्मल फ्रिज में और उस फ्रिज में क्या अलग से कोई फ्रिज आता है क्या, मतलब नहीं नहीं, उतना माइनस डिग्री? -18 डिग्री, जो डीप फ्रीजर होता है ना, जो ये मुर्गे वुर्गे वाले रखते हैं, ये आइसक्रीम वाले अच्छा जो अच्छा रखते हैं, अच्छा वो वाला फ्रिज होता है अच्छा सिंपल। वो बहुत सस्ता आता है, कोई महंगा नहीं है, 20-22 हज़ार रुपए का आ जाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ। ट्रांजिशन पीरियड में बायोक्लोर यूज करें, एक्जेलिट यूज करें, कुछ भी यूज कर लें। और मैंने तो बताया है आपको, सिंपल अमोनियम क्लोराइड भी यूज करेंगे अगर फीड अपना बना रहे हैं, तो वो भी बायोक्लोर और एक्जेलिट से अच्छा काम करेगा। सर नया डेयरी फार्म शुरू करना है, क्या मैं 2-3 महीने की नॉन डिस्क्रिप्टिव हीफर लेके आगे चला के हीट में आने के बाद उसको आईवीएफ करूं और अच्छा ब्रीड पैदा करूं, तो क्या फीजिबल है? देखो, नॉन डिस्क्रिप्टिव ही तो कोई कुछ नहीं होता है। आजकल तो 99% जो गाय हैं वो सब क्रॉस ब्रेड्स हैं। कोई किसी के अंदर ब्लड ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा, तो वो दूध देने लगेंगी। ठीक है। तो जब अगर नया फार्म शुरू कर रहे हो और आपको नॉलेज कम है या नहीं है, तो बहुत महंगे जानवर लाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिंपल जो सस्ते जानवर हैं वो खरीदो, और कोशिश करो कि प्रेग्नेंट एनिमल लाओ, दूध देते हुए ना लाओ। ऐसे एनिमल होने चाहिए जो, मतलब 3 महीने के अंदर आपको आकर, या 2 महीने के अंदर आपके यहाँ आकर काविंग कर दें। तो अगर आपके यहाँ वो काविंग हो जाती है 2 महीने के अंदर, तो आप उन 2 महीनों में ये जो प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अपने एनिमल्स को तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचा सकते हो। और जिस पर्पस के लिए एनिमल लाए थे या फार्म शुरू करने वाले थे आप, प्रॉफिट्स के लिए, वो भी आप मतलब कमा सकते हो, क्योंकि फिर आपको मैनेजमेंट के अलावा एनिमल का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसकी फीडिंग करते रहिए और उससे दूध लेते रहिए। फिर नया एनिमल जो होगा ना, काविंग के बाद वो हीट में भी जल्दी आएगा। तो बेटर ये है, और आईवीएफ वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये कोई मतलब, हम लोगों के लिए, एक आम के डेयरी किसान के लिए आईवीएफ का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पैसे ऐंठने की एक तकनीक है एट प्रेजेंट, एक आम किसान के लिए। क्योंकि बिना आईवीएफ के हमारे पास 80-80 लीटर वाले जानवर हैं, बिना आईवीएफ के। मतलब इतनी जेनेटिक पोटेंशियल के एनिमल्स हैं जो पंजाब में मिलते भी हैं। तो उनके अगर हीफर्स मिल भी रही हैं, जो कि बहुत कॉमन बात है पंजाब वगैरह के अंदर, तो 50 लीटर तो दे रही होंगी। 50 लीटर के एनिमल कोई मैनेज नहीं कर सकता है एक आदमी बिना न्यूट्रिशनिस्ट के, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के बिना, बढ़िया फीडिंग के बिना उसे मैनेज नहीं किया जा सकता है 40-50 लीटर के एनिमल को। वो खराब हो जाते हैं। तो आईवीएफ मतलब टेक्निक का अभी तो मुझे नहीं लगता है कि एक आम फार्मर के लिए कोई फायदा है।
सर अगर किसी हीफर का ग्रोथ सही नहीं हो, उसकी हाइट लेंथ अच्छी नहीं हो तो क्या करें? उसकी फीडिंग करिए बढ़िया करके, हाइट वगैरह अच्छी हो जाएगी उसकी। और एज देखिए, ऐसा ना हो कि एज निकलने के बाद आप उसकी हाइट तो बढ़े ना और आप उसे मोटा कर दें। फीडिंग अच्छी रखनी चाहिए एनिमल की। सर ट्रांजिशन पीरियड का एक प्रीमिक्स बनाएं। ट्रांजिशन पीरियड का प्रीमिक्स बना हुआ है एक, जो रोमेनिया आता है हमारा, वो रोमेनिया 10 kg पर टन प्लस क्लोरोमेट 12 kg पर टन। ये दोनों मिलाएं किसी भी फीड के अंदर और बेस्ट ट्रांजिशन वाले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब एकदम क्लोराइड को ये पूरा अच्छी तरीके से मतलब मैनेज करता है और कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा। किसी भी फीड के अंदर ये आप मिला सकते हैं। और सर काफ स्टार्टर काफ ग्रोवर का फीडिंग फार्मूला बताएं। बिल्कुल बताया हुआ है ट्रेनिंग के अंदर, काफ स्टार्टर का भी काफ ग्रोवर का भी फार्मूला ट्रेनिंग के अंदर बताया हुआ है। और इसके बाद सर काउ सीमन कंसीव नहीं कर रही है, क्या करें? काउ सीमेन कंसीव नहीं कर रही है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला मतलब जो रीजन जिसके अंदर आता है, ये रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपके एनिमल के अंदर या तो ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। ओवुलेशन का मतलब है अंडा ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है। तो अगर एनिमल का वो अंडा ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है तो उसकी वजह हो सकती है सिस्ट। तो सबसे पहला जो काम होता है जब हमें ये दिखता है कि हमारा एनिमल कंसीव नहीं कर रहा है, तो हम किसी को बुलाकर, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर सिस्ट चेक करवाते हैं कि एनिमल के अंदर सिस्ट तो नहीं है। तो वो सिस्ट अगर है तो उसका फिर इलाज किया जाता है कि वो फॉलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है। फिर दोबारा एनिमल को कुछ प्रोटोकॉल्स हॉर्मोन्स लगाए जाते हैं, उसकी सिस्ट टूट जाती है और एनिमल फिर जब हीट में आता है तो वो फिर कंसीव कर जाएगा। बाकी एक बार सीमन को भी चेक कराएं कि सीमन ठीक है या नहीं है। सर मेरी काऊ हेल्दी है, 6 टाइम सीमन लगाया है, कंसीव नहीं हो रही है। यही प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ भी कि आपने भी उसमें भी सिस्ट की प्रॉब्लम होगी। मतलब 90% चांसेस हैं, तो उसे चेक करवाइए। आफ्टर काविंग 7 days बुर्सिलिन एंड जीएनआरएच का इंजेक्शन का क्या रोल है? आफ्टर काविंग जो बुर्सिलिन का इंजेक्शन हम देते हैं ना काविंग के बाद, वो पिछली जो साइकिल रुक गई होती है उसे दोबारा से स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। ऐसा होता है, आपको मैंने बड़ा क्लियरली समझाया था कि ये ग्राफ है, ऐसे करके वो फॉलिकल बनती रहती है और गिरती रहती है, फिर बनेगी फिर गिरेगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये खूब बड़ी हो जाती है और फॉलिकल के अंदर से अंडा निकलने वाला होता है। सही है। उसी टाइम क्या होता है कि हमारा जो एनिमल है वो कंसीव कर जाता है। जब कंसीव कर जाता है तो सीएल बना रहता है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन या P4 को रिलीज करता रहता है। P4 जब रिलीज होता रहता है तो क्या निकलता है? बताया था मैंने आपको ट्रेनिंग में, एक मतलब प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन फैक्टर निकलता है ना? वो प्रेगनेंसी को मतलब परसीव करता है और यहाँ पर इस साइकिल को रोक देता है, मतलब स्टॉप कर देता है। क्योंकि अब हमें ओवम की ज़रूरत नहीं है, अंडे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंसीव हो चुका है एनिमल और प्रोजेस्टेरोन वहां से निकल रहा है, तो ये यहाँ पर रुक जाती है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कॉर्पस लूटियम टूट जाता है। ये टूट गया। अब जब कॉर्पस लूटियम टूट गया तो ये तो बीच में रुका हुआ था ना पिछली प्रेगनेंसी में, तो अब
इसे बीच में से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी अपनी स्पीड एनर्जी वगैरह सब खो चुका है। तो इसे तोड़ने के लिए, मतलब शुरू के 2 हफ्ते में हम जीएनआरएच लगाते हैं, ताकि एक वेव आए और वो इसे तोड़ दे और एक नई साइकिल शुरू हो जाए, जिससे एनिमल हीट में आ जाए। 80% जो प्रॉब्लम्स आती हैं हीट में ना आने की, वो इसके ना टूटने, पिछली साइकिल का जो फॉलिकल होता है वो सिस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से एनिमल हीट में नहीं आता। अच्छा, आप जीएनआरएच ना लगाएं लेकिन हाई एनर्जी फीड एनिमल को देते रहें, तो भी एनिमल कंसीव कर जाएगा, परसीव कर जाएगा, मतलब काफी चांसेस हैं। जो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है ना शुरू के 3 महीनों में, मतलब नेगेटिव एनर्जी, खाना एकदम सादा सूजी बोलिए उसमें कोची कोची है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिस्ट को बनाने के लिए। इससे ही सिस्ट बनती है, जिससे एनिमल फिर या तो रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है या हीट में आता ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है। तो इस वजह से बुर्सलिन वगैरह हम लगाते हैं। तो ये तो इनका हो गया क्वेश्चन। आफ्टर काविंग, काऊ की ट्रांजिशन पीरियड, काऊ का फैट या चर्बी कैसे कम करें? ये बहुत ही खतरनाक बात है कि काऊ को उतनी चर्बी में आने ही नहीं देना है। अगर आप ट्रांजिशन के समय उसकी चर्बी को घटाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसे फीड कम करेंगे। और फीड कम करेंगे तो क्या होगा, अपना फैट वो मोबिलाइज करेगी। फैट मोबिलाइज करेगी तो एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा तो कीटोन बनेगा, और कीटोन बनेगा तो कीटोसिस हो जाएगी। तो बिल्कुल ये छेड़खानी एनिमल के साथ ना करें, उसको इतनी चर्बी चढ़ने ही ना दें एट द टाइम ऑफ ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड में ही कोशिश करें कि उसे कम फीडिंग करके उसका दूध उसके बॉडी से निकालते रहें, क्योंकि ड्राई जो वो वाला पीरियड, सॉरी, लेट लैक्टेशन का पीरियड होता है, उसमें बहुत आसान होता है एनिमल को का वेट घटाना या बढ़ाना। तो लेट लैक्टेशन में दूध को एनिमल को ड्राई करने से पहले ये सारे काम करें, ट्रांजिशन में ना करें। काऊ का मेस्टाइटिस हो गया है, प्रेग्नेंट भी है, डिलीवरी भी होने वाला है, इसको काऊ को बिना डिलीवरी से पहले कैसे मेस्टाइटिस हो गया है? अगर हो भी गया है तो सिंपल आप उसके थनों को ना छेड़ के उसमें जनरल एंटीबायोटिक लगाएं, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, मतलब उसकी बॉडी में, उसकी नेक पे या पीछे की तरफ, तो उसी से वो कंट्रोल होगा। बाकी ये व्हाट्सएप पे आप डिस्कस करना, क्योंकि इसमें और हिस्ट्री भी जानने की ज़रूरत है। सर, काऊ में सिस्ट भी नहीं है और साइकिल भी नॉर्मल है, और कोई ओवुलेशन के लिए दिक्कत हो तो उसके लिए हम रिसेप्टाल एआई करने से पहले यूज करके एआई करने की कोशिश करी, तब भी कंसीव नहीं कर रही है। इन्फेक्शन भी नहीं है, पर आईयू करी थी। देखो, कुछ चीजें तो ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं, उनका जवाब नहीं होता। जब सब कुछ सही है और तब भी नहीं कर रही है, तो ऊपर वाला ही नहीं चाहता है शायद कि वो कंसीव करे। तो थोड़ा सा ऐसे एनिमल में मजाक से हटके थोड़ा सा उन्हें आप रेस्ट दीजिए, मतलब 1-2 हीट उनकी जाने दीजिए, उसके बाद कोशिश करेंगे तो वो उसमें कंसीव कर जाएगा। कई बार एनिमल अंदर से ही एग्जॉस्ट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता है ना, तो वो ओवुलेशन मिस कर जाता है, साइकिल ही मिस कर जाती है, तो सिस्ट वगैरह भी नहीं होती। तो आप उसे 1-2 हीट छोड़ देंगे तो वो उसे मैनेज कर लेगा। प्लीज सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर सर। आवाज नहीं आ रहा है। वैसे ना, ये मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिए, अब यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं ये सब सवालों के जवाब। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8840424819, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी के पास ना हो तो वो ही ले सकता है। सर, मैंने देखा है कि बहुत फीड फार्मूले में मेज 45 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया। अभी किसी को है और कोई क्वेरी तो कर सकते हैं, वरना फिर हम इसे सेशन को
सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम्म। जैसे आपने पहले एक सवाल का जवाब देते बताया, आपने बता रहे थे कि आपकी खुद की बनाई फीड या फिर बाजार से लाई हुई फीड। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, खुद की तो मोस्टली जो फार्मर हैं वो मतलब मैश में बनाते हैं। बाजार में भी हाँ। मैश में मिलती है, लेकिन बाजार में जो अच्छी फीड है वो पैलेट वाली मानी जाती है। तो हम्म। पैलेट और मैश में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा बेटर होता है इनमें? देखिए पैलेट और मैश जो है ना, मैश का ही पैलेट बनता है। सबसे पहली बात तो ये है। और पैलेट जो बनाने की एक कंसेप्ट आया था वो ये आया था कि एनिमल फीड को सेग्रीगेट करता था, मतलब उसे अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर से निकाल के खा लेता था और बाकी कुछ चीजें छोड़ देता था। मतलब ऐसा सोच के पैलेट का वो किया गया। लेकिन जो इंडियन कंसेप्ट है उसमें, या इंडियन कंसेप्ट क्या कहूँ, एक साइंटिफिक कंसेप्ट जो है वो ये है कि हमें एनिमल को टीएमआर की फॉर्म में खिलाना चाहिए, जो दाना है उसका, या ये कहें कि जो फीड है वो टीएमआर की फॉर्म में देना चाहिए। तो टीएमआर की फॉर्म में जब आप देंगे, मतलब टोटल मिक्स राशन, तो वहां पर पैलेट काम नहीं करेगी। ये तो इस सवाल का जवाब है कि हमें कौन सी फॉर्म में देना चाहिए। क्योंकि अगर र्यूमेन की बात करें, इस टाइप का र्यूमेन है, र्यूमेन के अंदर तीन वो होते हैं। एक में होता है सॉलिड, एक में होता है सॉलिड प्लस वाटर, और एक में होता है गैस। ये तीन वो होते हैं। अब जब इसोफेगस से जाता है ना, मतलब जो भी एनिमल ने खाया वो उसके यहाँ पर गया, तो वो एक तरीके से जाके एक लेयर बना लेता है। मतलब आपने घास खिलाई, भूसा खिलाया, उसने एक जाके लेयर बना ली। अब फिर आपने उसे कंसंट्रेट पैलेट्स खिला दी, उसने एक लेयर यहाँ पे बना ली। फिर आपने भूसा खिला दिया अगले दिन, उसने एक लेयर यहाँ बना ली, तो वो लेयर में बनता चला जाता है। इससे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे पैलेट या मैश फीड जाएगा, वहाँ की जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगी वो बहुत अनस्टेबल होगी, क्योंकि ये जाते ही एसिड बनाएगा और वो बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देगा। इसी वजह से कहा जाता है, कंसेप्ट है पूरी मतलब दुनिया में जो डेयरी का एक वो है, वहां पर टीएमआर खिलाया जाता है, जिसे हम हिंदी में अपनी भाषा में कहते हैं सानी, सानी करना। तो उसमें भूसा, हरा चारा, दाना वगैरह सबको मिक्स कर लिया जाता है सानी के अंदर, और तब एनिमल को खिलाते हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं, जो मैंने बताई कि इसके अंदर लेयर्स बन जाती हैं, ये लेयर नहीं बन पाती, सब कुछ मिक्स होके रहता है। तो वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसा पैलेट में पॉसिबल नहीं है। तो पैलेट डेयरी उसमें आप यूज ना करें, मैश यूज करें। लेकिन पैलेट की क्वालिटी, शेल्फ लाइफ वगैरह ज्यादा होती है। मतलब मैश के फीड को हम 1 महीना नहीं रख सकते हैं। तो इन्हें तो मार्केटिंग भी करनी है ना, आज बनाया फीड 3 महीने बाद बेचना है मान लो, या 2 महीने बाद बेचना है, तो वो अपने स्टोर में बना के रख लेते हैं। तो ऐसे मैश को नहीं रख सकते, तो ये लोग पैलेट बेचते हैं अपने लिए। मतलब इन्हें मार्केटिंग में आसानी रहती है, फीड की हैंडलिंग में आसानी रहती है, उसकी पैकिंग में आसानी रहती है, वो दिखने में अच्छा लगता है, उसके अंदर चीजों को छुपा दिया जाता है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैलेट के अंदर है क्या, क्योंकि उसे तो उसमें थोड़ा बहुत रंग मिलाया, मोलेसिस का फ्लेवर मिलाया, उसके अंदर से खुशबू बहुत अच्छी आने लगी, लेकिन उसके अंदर है क्या ये नहीं पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से मैश फीड अच्छा रहता है। सर इसी में सर मैं अगर यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे फार्म पे काफी कंपनीज वाले आते हैं, हम्म। वो एक चीज बोलते हैं कि जो मैश है वो पशु के अंदर पचता कम है, मतलब 60% पचता है। और जो पैलेट है उसके पचने की जो दर है वो 75% 80% होती है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? उनसे ये पूछिएगा कि ऐसा आप क्यों कैसे कह सकते हो, पैलेट कोई किसी और चीज से बनाई है क्या? मैश को आपने पानी डाला, स्टीम डाली, उसकी पैलेट बना दी। अब वो कैसे मतलब ज्यादा पच जाएगी? बस वही लोग ये कहते हैं क्योंकि इसमें स्टीम यूज हुई है ना, तो वो जी। ज्यादा पच जाएगा, मतलब वो ज्यादा डाइजेस्ट होगा। बाकी लेकिन वो ये बोलते हैं कि इसमें पैलेट की वजह से इसको चबाना ज्यादा पड़ता है, तो जुगाली ज्यादा होती है, और ज्यादा जुगाली करेगी पशु तो वो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, पैलेट का जो कंसेप्ट है गलत बताते हैं। है क्या कि जैसे ही पैलेट
पैलेट की एक वो होती है पीडीआई, पैलेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स। अगर पैलेट टूटेगी नहीं, मतलब उसे आप पानी में डालें और अगर वो टूट नहीं रही है, खिल नहीं गई पानी में डालते ही, तो वो पैलेट ही खराब है। वो जब पानी के अंदर नहीं खुली तो वो उसके अंदर भी जाके नहीं खुलेगी। पशु चाहे कितना भी चबाएगा उसे, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। ये आप गूगल भी करके देख सकते हैं। मैं ठीक है। तो पीडीआई अच्छी होती है, वो बनता मैश से ही है। तो पैलेट जाके सीधी उसमें मैश के अंदर घुल जाती है और मैश ही उसे फिर वो दोबारा से उसके मुंह में आएगी और फिर उसे वो जुगाली करेगा, फिर उसके अंदर चली जाएगी। अगर मैश सही मतलब तरीके से बना हुआ है, 0.75 मिलीमीटर के डायमीटर में से मेज को आपने ग्राइंड किया है, ना उसका आटा बनाया है ना उससे और इससे मोटा रहने दिया है, मतलब 0.75 to 1 मिलीमीटर का आपने ग्राइंडिंग किया है, तो उससे बेस्ट रिजल्ट आपको किसी चीज में नहीं मिल सकते हैं। ये आजमाई भी बात है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म। पूरे फीड फार्मर में अभी देखा मैंने होल कॉटन सीड यूज कर रहे हैं फैट के लिए, जो कि अपन 5% फैट पूरे राशन का रखते हैं ना सर। हम्म। तो उसमें 8-8 किलो 10-10 किलो होल कॉटन सीड डालते हुए मैच फीड में मैंने देखा है सर। 10 किलो इन 100 kg? हाँ, और 10-10 किलो मोलासिस भी डालते हैं सर। तो उससे और उससे कोई दूसरी बात यह है कि सर, जो गेहूं भी डालते हैं ना, वो बोलते हैं कि गेहूं जल्दी पच जाता है, जल्दी एनर्जी देता है। हाँ सही बात है। हाँ, और सर कॉटन सीड का थोड़ा बताइए सर, इतना इतना क्यों कॉटन डालते हैं सीड सर? देखिए, मैंने अभी आपको आज एक वीडियो शेयर की है, उसमें ऐप में भी डाल दी है और यूट्यूब पर भी है। सर कॉटन देखा, 2 बार देखा सर। हाँ, तो जो कॉटन सीड केक है ना, वो उसमें मैंने बताया कि 3 चीजें होती हैं, एक फाइबर होता है और एक उसके अंदर ऑयल होता है और एक प्रोटीन का सोर्स होता है। तो तीनों चीजें, फाइबर तो फैट बढ़ाता है अगर फाइबर ज्यादा है, तो ऑयल एक हद तक फैट बढ़ाएगा अगर वो 5% या 6% से टोटल ज्यादा हो रहा है फीड के अंदर, तो फिर वो ऑयल डाइजेस्ट नहीं होगा और वो फैट को बढ़ाने के बजाय घटा देगा। प्रोटीन मिल्क का वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब कॉटन सीड केक के अंदर जो मिलता है। तो क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्या कहते हैं, कॉटन सीड केक की, और ये वाले जो दो फैक्टर हैं, ऑयल वाले और फाइबर वाले, इनकी वजह से लोग इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा, मतलब 100 में 10 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल इसे हमें नहीं करना चाहिए। और गेहूं की जैसे आपने बात की, तो गेहूं तो डाइजेस्ट अच्छा होता ही है, बशर्ते उसकी उसे दलिया अच्छे से बना लिया गया हो, ना आटा हो और ना ही वो मोटा रह गया हो। सर जैसे अगर हम रवा टाइप। हम्म। जी बताइए, कौन बोल रहा है? सर अगर हम खुद फीड बना रहे हैं हाँ। और टीएमआर भी देना चाहते हैं, हम्म। तो जो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज है, इनकी हम सेम लेवल की पिसाई कैसे करेंगे? मतलब हमारे पास तो खल है, अब जैसे अब उसको जनरली तभी इसको भिगो के सारे को इकट्ठा खिला देते हैं अलग से टीएमआर खल की बजाय, खल नॉर्मल की, तरीके से। हाँ, खल की हमें पिसाई करने की जरूरत नहीं है, कि अगर हम खल वैसे भी खिला रहे हैं एनिमल को, लेकिन जो मक्का हम दे रहे हैं या जो अनाज दे रहे हैं, उसकी पिसाई की जरूरत है। उसे हमें हैमर मिल से ही तोड़ना है, और हैमर मिल कोई बहुत महंगी नहीं आती है। नहीं सर, हैमर, मशीन तो है सर जेएफ की मेरे पास, जिसमें हम करते हैं, अभी पिसाई खुद ही करते हैं। हाँ तो जब बस से बढ़िया है। कोर्स किया अपनी फीड ही बना रहे हैं। बट वो खिला हम टीएमआर की फॉर्म में नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सारों को फिर खल को भिगोना होता है, तो सारे को इकट्ठा भिगो के फिर खिलाते आप हैं। उस मशीन में खल को भी निकाल दें। हाँ जी सर, पर वो सर ऑयलीनेस की वजह से इश्यूज आते हैं ना उसमें, अगर ऑयल है ज्यादा तो। हाँ, अगर ऑयलीनेस की वजह से इशू आ भी रहे हैं ना थोड़े, तो कोई और वैसी चक्की ले लें या कुछ कर लें, और मतलब उसे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे ना अगर खल को, हाँ जी सर। तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हाँ क्योंकि वो तो है हाँ, सर। वो डाइजेस्ट मतलब उसी रेट पे होगी जिस रेट पे मक्का डाइजेस्ट होगी। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। तो उस रेट पे दोनों जब चीज़ें एक साथ डाइजेस्ट होंगी, तब वो ज़्यादा अच्छा वो दे पाएंगी। फिर भी मैं वही और सर कहूँगा फिर कि फिर सर मोलासिस वगैरह कैसे ऐड करें अगर उसमें करना है तो? ऊपर से ही करें बस, वो पूरे टीएमआर में हाँ, ही डाल दो ऊपर से? टीएमआर में ही डालो आप। अगर आप उसे भिगो के खिलाते हो अपने एनिमल को, तो उसी टाइम मोलेसिस डाल दो, तो वो घुल भी अच्छे से जाएगा।
हाँ जी, नहीं नहीं सर, मैं चेंज करना चाहता हूँ ना। अभी तो फीड अलग और चारा अगर अलग देते अगर हैं ना। आप सही में करना चाहते हो ना, हाँ मतलब जी, हाँ सही जी, से फीड बनाना चाहते हो, तो मिक्सर हाँ भी जी। होना चाहिए साथ में। मिक्सर भी लेना पड़ेगा, ठीक है सर, वो मिक्सर, ले हाँ, लेंगे। हॉरिजॉन्टल मिक्सर आता है, बहुत हाँ जी, महंगा हाँ जी। नहीं है होगा, मतलब हम्म, ये लगाओ आप 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा। लेकिन समझ ये गया सर। इतना बेनिफिशियल रहेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसमें ऐसा करके मिक्सर आता है ये, और ऊपर इसमें एक पाइप लगा रहता है, यहाँ पे फनल रहती है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से मोलेसिस वगैरह ये जो भी कुछ है ना, यहाँ से आप डाल दो इसमें, और वो यहाँ से ऐसे करके इस पे गिरता रहता है, और अंदर रिबन मिक्सचर इस टाइप से ये चलता रहता है। ठीक ठीक है। है। और यहाँ पे इसका वो है तो वो निकाल लेते हैं, मतलब 20 मिनट के अंदर आपका फीड तैयार हो जाता है। अगर आपके यहाँ एनिमल ज्यादा नहीं है तो आप अपना भूसा वगैरह भी इसमें डाल दो साथ साथ, तो ये टीएमआर बना के निकाल देगा। अच्छा, टीएमआर भी बना दे। ठीक ठीक है है, सर, हाँ, समझ। फिर आपको कुछ करना थोड़ी, आपको तो बस ऊपर से सब चीजें डाली एक साथ, भूसा हाँ डाल जी, हाँ दिया, जी। हरा चारा वगैरह कुछ भी डाल दो, बस उसकी कैपेसिटी आपको देखनी पड़ेगी। 500 किलो का ये मिल जाता है, 500 केजी या 250 केजी जो भी आपको लेना हो उसी हिसाब से। अच्छा, पर सर टीएमआर के लिए सेग्रीगेशन ऑफ एनिमल्स बहुत जरूरी है ना, अकॉर्डिंग टू द मिल्क कैपेसिटी एंड स्टेज। वरना फिर हाँ, हर एक को अलग अलग नहीं दे सकते हम फीड ना, हाँ, ये इसलिए। बात तो है, उसे थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। देखो, एक टीएमआर आप ना अपने हिसाब से बनाओ, जो सबसे ज्यादा लैक्टेशन वाले एनिमल हैं, जो सबसे ज्यादा दूध दे रहे हैं, उनकी सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। हाँ जी, हाँ जब जी। एक आपका टीएमआर बन जाए, मान लो आपके यहाँ 5 एनिमल हैं, उन्हें तो आपने ये वाला टीएमआर दे दिया, अब इसी के अंदर साइड से मिक्सिंग कर दो, मतलब थोड़ा सा ये टीएमआर दे दिया, बाकी भूसा मिला दिया इसमें अलग से ठीक है। ऊपर से, उन्हीं उन एनिमल्स के लिए, मतलब एक अंदाजे के साथ। ये कुछ और अच्छे एनिमल्स हैं तो उन्हें थोड़ा सा कंसंट्रेट भी और दे दिया। जो सबसे ज्यादा एनिमल है उनके लिए बना लो आप। और सर वैसे मैं बाकी को भी बताना चाहूंगा कि अगर मशीनों में इन्वेस्ट नहीं करना तो ये जो फीड मिल वाले होते हैं ये भी आपके हिसाब से फॉर्मुलेशन तैयार करके दे देते हैं। हम्म, मतलब जैसे अगर हम नहीं, 1 लाख रुपया है मिक्सर के लिए, हम्म, तो जैसे हमारे यहाँ तो कर देते हैं, 4-5 क्विंटल का ऑर्डर दे दो अगर आप उन्हें, तो वो आपकी फॉर्मुलेशन भी तैयार करके दे देंगे, सारी मशीन उनके पास होती है। तो बिल्कुल। मैश वगैरह भी और पैलेट्स भी बना देते हैं, वैसे पैलेट की तो जरूरत नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, नहीं, मैश बनवा के मैं उनसे भी दे देंगे। मैश भी क्या है ना, कि मैश भी अगर आप लोगे, मतलब उनसे, तो वो अपने इंग्रेडिएंट्स भी उनके पास होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल तो सर, वो तो वो तो आप अपने मुझे हिसाब से कर। बनवा सकते हो उनसे ना, चीजें लेके। थैंक यू। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम्म, थोड़ा फॉरेजेस पे थोड़ा अच्छा वर्क करे, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में मक्की का साइलेज थोड़ा बनाने का थोड़ा मेहनत ज्यादा है, क्योंकि सुअर बीवर का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो हम इधर सोरगम का मेगा स्वीट का साइलेज बना के उसको फीडिंग में अभी फिलहाल चल डाल रहे हैं सर। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, फॉरेज के बारे में तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि वो कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो एडवांटा के सीड्स आ रहे हैं या आते हैं, जैसे इसका एक नया मेगा क्रॉप स्वीट मेगा स्वीट है, एक खंड मिश्री करके आ रहा है। खंड मिश्री है, लेकिन यील्ड कम है खंड मिश्री में, और मेगा स्वीट में पर एकड़ 20 टन है सर। हाँ, मेगा स्वीट तो sorghum है ना, ये तो बेसिकली। हाँ सोरगम है सर। हाँ, तो sorghum के अंदर तो बहुत अच्छा, इसका बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जैसा मुझे सुनने में आया। तो इसका अगर बहुत अच्छा। हाँ, साइलेज अगर आप बना रहे हैं और इसका साइलेज अगर यूज कर रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत अच्छा है, खासकर क्रॉस ब्रेड काउस के लिए। और उसका स्टार्च लेवल मैंने सुना कि घट जाता है, ये सब मक्की का साइलेज का ज्यादा बोले तो स्टार्च है, एनर्जी इसके मिली। अंदर ना, स्वीट sorghum के अंदर सुक्रोज ज्यादा होती है। सुक्रोज समझते हो, जो गन्ने से निकलती है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे गन्ना है, इस वजह से उसमें स्टार्च तो जाहिर सी बात है कम होगा, लेकिन एसिड ज्यादा बनता है। तो साइलेज अच्छा इसका मेगा स्वीट का ही बनेगा, अगर उस हिसाब से देखा जाए। अगर क्या आपको लग मतलब? अगर आपको लगता है कि वो है, तो थोड़ा बहुत मक्का ग्राइंड करके डाल दो, या उसमें मक्का भी मिला सकते हो, 20% मक्का मिला लो बोते टाइम, और 80% स्वीट sorghum रहने दो, तो साइलेज भी अच्छा बनेगा, स्टार्च भी मिल जाएगा। थैंक यू सर, क्योंकि हमारे इधर थोड़ा प्रॉब्लम था ये सुअर का, बहुत सारे सुअर है तो मक्की को गिरा गिरा के खा जाते हैं, और सोरगम को हम्म, खुद सर पानी भी कम लगता है उसको देने में। तो sorghum में नहीं नुकसान पहुंचाते हैं?
नहीं सर, सोरगम का कुछ नहीं होता, मक्की गिरा के उसकी चल्लियाँ खा जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो यही है। उसमें ना ऐसा कर सकते हो आप, बीच बीच में तो अपने उसमें वो थोड़ा 20% मक्की लगा दो और साइड में sorghum रहने दो, मतलब इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ सर, ये हो सकता है। और अभी फिलहाल में हम फीडिंग में दे रहे हैं 20 किलो सोरगम का साइलेज, 10 किलो नेपियर और 5 किलो वो सोयाबीन का भूसा आता है ना, हम्म। वो दे रहे हैं। और फीड ओनली 6 किलो में 22 लीटर 23 लीटर आ जाता है। और गाय का बीसीएस भी एकदम ठीक ठाक है सर। तो इससे बढ़िया क्या बात है फिर। और सब आपका बताया हुआ पे ही चलते अरे, रहते हैं। हमने तो क्या बताया, आप सबकी मेहनत है। बस ये है कि क्या कहते हैं कि जब अप्रोच ठीक हो जाएगी ना, तो मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और नुकसान वगैरह और ये सब चीज़ें भी कम होंगी, और लोगों को भी इससे फायदा होगा। जैसे अब आपने बताया अपने यहाँ के लिए, तो कई लोगों जो सुनेंगे जो करेंगे अब इसे, उन्हें हाँ। बेनिफिट होगा। और और वो मेरा हिसाब से हम क्या करते हैं सर, ज्यादा एनर्जी ज्यादा प्रोटीन के बारे में नहीं रहते, सीधा 25 किलो मक्का, 25 किलो चना की चूरी, 25 किलो खल, उसके मिक्स हम्म। ग्राउंड नट और कॉटन सीड, और 25 केजी गेहूं का भूसा, ऐसा 100 किलो भिगो देते हैं 4 घंटा। हाँ हाँ, हाँ। बर्फ के बाद में उसमें ऊपर से फीड करते हैं 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और ईस्ट हम्म। 10 ग्राम जैसा डाल देते हैं। उसके आगे कुछ नहीं। नहीं सही है, देखिए अगर प्रोडक्शन सही चल रहा है और फार्म की जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव में है, उससे हम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और हमारे एनिमल भी स्वस्थ हैं, तो इससे। हाँ, 3800 लीटर प्रोडक्शन आ रही है एवरेज में, और मेरा पूरी फीडिंग का 80,000 भी नहीं हो रहा है सर। बताइए, और तो कितना टोटल प्रोडक्शन होता है डेली। और अभी तो मेरे पास 300 लीटर का है, 250 300 का चल रहा है, 10 एनिमल में, 12 एनिमल है तो सॉरी। आप ये कोऑपरेटिव में बेचते हैं। हाँ, हमारे इधर डेयरी है ना सर, गांव में। तो क्या वो देती है कि छत्तीस रेट छत्तीस आपको। 36 रुपए है। तीन 36 रुपये। पाँच आठ पाँच का। हाँ तो डेली की आप मतलब उस हिसाब से तो आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है। हाँ, हम तो खोवा की तरफ जाने वाले हैं, थोड़ा गांव वाले कुछ मिलके। खोया बनाने के लिए। हाँ, लेकिन वो मैं इसके लिए कभी फीड ही नहीं खरीदा, बस इतने में ही चलता हूँ, 25 किलो मका वाले, 25 किलो ऐसा करके। ये तरीका भी ठीक है, मतलब जब आप, बस ये है कि पॉजिटिव में रहना चाहिए। अब जो हाँ, लोग क्योंकि नहीं। दूसरा सोयाबीन गेहूं का सोर्स ही नहीं है, कैनोला मिल का सोर्स हम्म। के लिए मेरे को जो इधर अवेलेबल है, तो 2-2 3-3 टन मंगवाते हैं सर एक साथ में, तो अच्छा, सस्ती भी मिलती है। नहीं आपके यहाँ सोया डीओसी तो मिलती है काफी। महंगी है सर वो, फिर कौन इतना पैसा डालेगा ऐसा। 45 रुपए ही तो है। और नहीं सर, 60 रुपए के नीचे नहीं देते, फिर लेना तो 5 टन ले लो बोलेंगे। अच्छा, अगर ज्यादा लेनी है, वो ज्यादा लेंगे हाँ। तब सस्ता पड़ेगा। हाँ, ऐसा है और तो आप उतना। और आपने राइस डीटीजीएस भी तो बताया था, सोआ डीओसी की जगह वो भी यूज कर हाँ सकते वो हैं। भी यूज करो, वो तो अब इस टाइम 28 रुपए मिल रहा है। हाँ सर जी सर, वो 30 रुपए के सर उसको आसपास। 30 उसमें अमाइनो एसिड की कमी है, ऐसा बोलते नहीं डॉक्टर नहीं, सर। कुछ नहीं है ऐसा। वो तो पोल्ट्री के लिए होता है, इसके लिए थोड़ी है। इसे तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। राइस हाँ सर, डीडीजीएस तो फिर बहुत उसमें अच्छा चले है। जाएगा सर 10-20% पे। आप ना मतलब जितना आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कम से कम 20% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर ये यूज करोगे आप तो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ सर। सर 1 केजी यूरिया कंसंट्रेशन फीड में मिलाने के कितनी सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। ये जब अपलोड करूंगा ना ये वाला जो सेशन चल रहा है यूट्यूब में, तो दोबारा देख लीजिएगा आप। सर रूमेन रूमेन का मूवमेंट सही रहे इसके लिए क्या प्रीबायोटिक और बफरी काम करता है, क्या दूसरा कुछ प्रोडक्ट है जिसका यूज कर सकते हैं सर रूमेन का मूवमेंट ठीक रखने के लिए? प्रोडक्ट नहीं, इसके लिए जितना अच्छा फाइबर होगा ना, फाइबर का मतलब है जो भूसा या साइलेज हरा चारा जो हम दे रहे हैं वो, तो अच्छा वो अच्छा अच्छा। जितना अच्छा होगा, और इफेक्टिव फाइबर कहते हैं उसे, मतलब 1 इंच से ज्यादा का जो एनिमल को हम देते हैं, मतलब चैफ कटिंग अगर कर रहे हैं तो 1 इंच या 1.5 इंच की होनी चाहिए। वो जाके र्यूमन की वॉल पे प्रेशर लगाती है, जिससे र्यूमन को स्टिमुलेशन मिलेगा और उसके कॉन्ट्रैक्शन और उसकी मोटिलिटी अच्छी होगी। तो ये जो 1 इंच वाला हमारा मतलब फाइबर होता है या भूसा है, जो भी कुछ हम दे रहे हैं, तो कम से कम ये पूरे राशन का 30% होना चाहिए।
30% के करीब होना चाहिए। सर सोया डीओसी और सोया का एक बाईपास फीड एमिप्रो के नाम से आता है, दोनों में कौन सा बेटर रहेगा? मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना नहीं है पहले, लेकिन अगर बाईपास प्रोटीन है तो सोया डीओसी वाला अच्छा होगा, क्योंकि सोया डीओसी का अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छा है। बस देख लीजिएगा, ज़्यादा कॉस्टली ना हो ये। तो इसे फिर तो मेरे ख्याल से अब इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। और क्योंकि ये क्वेरी सेशन था, बहुत सारे लोग कोर्स में अब जुड़ चुके हैं और बहुत ही मतलब खुशी होती है इस बात की कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ इस कोर्स से। और कोई भी मतलब अब भी कई लोग मतलब काफ़ी टाइम बाद उनसे बात हुई है। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह अगर आपको हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और इसमें चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हो। जो पुराने इसके सब्सक्राइबर हैं कोर्स के क्योंकि अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है, और अगर वो चाहते हैं दोबारा ज्वाइन करना तो बहुत मतलब मामूली उसमें डिस्काउंट कूपन के साथ वो दोबारा से ज्वाइन इसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। सर एक बार वो व्हाट्सएप नंबर दोबारा बोल देते। व्हाट्सएप नंबर है 8840424819। मैं इस पे लिख भी देता हूँ। 88 40424819। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जुड़े रहिए व्हाट्सएप से और इस कोर्स से भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू डॉक्टर। ओके। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।